अपने अमीर डैडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रैट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। ये पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल आईक्यू एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे, उतने ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये लेफ्ट ब्रेन का पहलू है जिसमें डिस्क्रिप्शन या बारीकी की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो काबिलियत है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है इन्वेस्ट करना, जिसे मैं पैसे बनाने का साइंस कहता हूं। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला की जरूरत होती है। ये ब्रेन का राइट पहलू है, यानी कि क्रिएटिव पहलू। नंबर 3 है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस, यानी कि मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा एलिमेंट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट में समझदारी है या मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रमोट किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की लिस्ट में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। पर क्रिसमस के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद जब ये मार्केट से गायब हो गई तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम, इसलिए मार्केट में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे बेचारे मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आई, पर यह डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड मार्केट पर भी अप्लाई होती है। नंबर 4 है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की टेक्निकल स्किल्स के सहारे कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा की नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही फर्क है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म असेट के कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये एक्सपर्टीज का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत एक्साइटिंग है, पर इसमें अंदर तक घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या एसेट बहुत बड़ा ना हो। एम्प्लॉय कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा यह है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी पार्शियल एक्सपेंसेस हैं और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं।
2. कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर असेट को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है, और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई एसेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी सिटीजन्स के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस बुक का मकसद ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉर्पोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती हैं। एक बुक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कॉर्पोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई 4 टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉर्पोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉइज पहले कमाते हैं, फिर पहले टैक्स देते हैं और फाइनली बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉर्पोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। और इस चैप्टर और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा लेसन नंबर 5। अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत डिमांड थी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक लोकल कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। एम्प्लॉय नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का जॉब से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे जॉब से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। सारे कैमरामैन उसे ही फोकस कर रहे थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से यानी कि 1984 से प्रोफेशनल टीचर की तरह भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने सभी में एक बात देखी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है और हमें नेचर ने बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं, पर जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में डाउट। टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। एकेडमिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। इस इंपॉर्टेंट चीज को गट्स, बहादुरी, चालाकी, हिम्मत, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, टैलेंट, रिस्क लेने की एबिलिटी वगैरह के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, टैलेंटेड और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है, पर हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। जब मैं वियतनाम में एज ए हेलीकॉप्टर का पायलट था, तब वहां पर 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर छुपे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में गहरी जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, पर एक टीचर के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन उसका बहुत ज्यादा डर और खुद की काबिलियत पर डाउट करना है।
ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट जवाब जानते थे पर उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अनुभव के आधार से आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है और हिम्मत भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट दब जाता है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करता हूं कि वे रिस्क लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और बुद्धिमानी में बदल लें। कुछ लोगों के लिए ये प्रिंसिपल काम करता है जबकि कईयों को ये डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि रिस्क क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। और मैं जवाब देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो। हमारे आगे बहुत बड़े बदलाव खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी ही तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनियां बनेगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने जैसी बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो सवाल यह है कि आपको फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रहूं, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में। आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग समय है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि ये कितना ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और एडवेंचर भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से जकड़े रहने वाले लोगों को फेल होते हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही प्रॉपर्टी एसेट हुआ करती थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास बहुत पैसा था। फिर फैक्ट्रियां आई, प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास पैसा और एसेट्स आने लगे। आज इंफॉर्मेशन का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। अब बदलाव ज्यादा तेज और बड़े होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूं और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे बदलाव का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जॉब छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं, पर विचार उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में एसेट था आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। मैंने एक गेम बनाया है जिसका नाम है कैश फ्लो। एक दिन इस गेम की मदद से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी सीख सके। मेरा दोस्त जिसे लेकर के आया था उसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो अब भी कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि शायद इस गेम से उसे कुछ सीखने मिलेगा। इस गेम को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिलेशन के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह हमें अपने एसेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हर महीने हमें ज्यादा कैश मिलता रहे। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। इस गेम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम रियल लाइफ के डिसीजन को देख सकें कि वो कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। तो हुआ ये कि इस लेडी को इस गेम के पहले राउंड में एक डू डैड मिला, यानी कार्ड में एक नाव निकली। अब डू डैड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक लायबिलिटी है। जैसे कि इस लेडी के केस में इसे गेम में एक बोट मिली, तो ये इसकी लायबिलिटी थी, न कि कोई एसेट। अब इससे पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके दोस्त ने बताया कि किस तरह ये बोट उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करती है तो वो नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा तो बाकी के प्लेयर शांति से इंतजार करते रहे। अचानक जब उसने ये जान लिया कि नंबर और फिगर किस तरह काम करते हैं तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में गेम में उसे और डू डैड्स मिले। उसने गेम में कोई एसेट नहीं बनाया जिसकी वजह से वो ये गेम हार गई। क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत बेचैन है।
वो क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे ये बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि इतने बेकार के गेम को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या ये गेम उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस औरत ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई गेम किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वो वापस चली गई। मैं 1984 से करोड़ों कमा रहा हूं और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल सिस्टम वो नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर टीचर भाषण देते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में एजुकेशन देना शुरू किया। मैंने बड़े स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वे इस गेम को नॉलेज बढ़ाने के पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गेम से आदमी के व्यवहार पर भी रोशनी पड़ती है। ये एक इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय गेम एक पर्सनल लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस लेडी के दोस्त ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी दोस्त अब शांत है और शांत होने के बाद उसने गेम और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी कनेक्शन भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास असली जिंदगी में नाव नहीं थी, पर उनके पास बाकी सब चीजें थीं। वो अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की औरत के साथ भाग गया था और 20 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने मजे तो बहुत किए, लेकिन सिर्फ लायबिलिटीज को लेकर और कोई एसेट नहीं बनाया। उसने ये महसूस किया कि फिगर्स पर उसका गुस्सा इनकम स्टेट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका ये मानना था कि पैसे का हिसाब किताब रखना आदमियों का काम है। वो घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब ये पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वो इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि पैसा कहां गया है, और ये भी पता नहीं चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता बन चुका है। बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी इंस्टेंट फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरी पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो नाम का ये गेम हर प्लेयर्स को पर्सनल फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका गोल आपको ऑप्शन देना है। अगर गेम में आपको नाव वाला कार्ड मिलता है तो ये आपको कर्ज में डाल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल ऑप्शन मौजूद हैं? यही गेम का गोल है, प्लेयर्स को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह गेम खेलते देखा है। वे लोग जो इस गेम की रैट रेस से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें नंबर्स की समझ होती है और उनके पास क्रिएटिव फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नंबर्स की समझ नहीं होती और जिन्हें प्रायः इन्वेस्टमेंट की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः क्रिएटिव होते हैं और सोच समझ कर रिस्क उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस गेम में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज्यादातर असली जिंदगी में भी फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस फैक्ट के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। अपने ऑप्शन को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह ही है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 जॉब कर रहा है। 20 साल पहले वो मेरे सभी क्लास के साथियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब लोकल शुगर प्लांट बंद हुआ तो वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो पुराना ऑप्शन था कड़ी मेहनत करो। प्रॉब्लम ये थी कि उसे कोई बराबरी की जॉब नहीं मिल पाई। एक पुरानी कंपनी में उसे एक सीनियर की जॉब जरूर मिली थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वो अभी जो काम कर रहा है वो उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है, और इसलिए उसकी सैलरी कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 जॉब करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है, और फिर उनके पास जरूरत के जितना पैसा नहीं होता। फिर वे ये शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे रैट रेस से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असल जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूं कि गेम में लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड मिलता है, वो उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, पर वे अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते। वे देखने में फेल हो जाते हैं कि रैट रेस से बच निकलने के लिए ये किस तरह उनकी फाइनेंशियल प्लान में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, पर वे उसे देख नहीं पाते।
1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा ऑप्शन होना। सवाल यह है कि अगर मौके आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई मौका आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस मौके से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं होता है, तो आप किस तरह से एक बुरी कंडीशन में भी मौका ढूंढ के उसे लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि आप एक बुरी कंडीशन को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशन खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की प्रॉब्लम को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक सॉल्यूशन जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की एबिलिटी रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स ग्रीन हों। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे ये लगातार बताते थे, पैसा असली चीज नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार ये याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे, तो हम पैसे के सीक्रेट के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप पैसे को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वो है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे, हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी या असेट है, वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनट्रेन्ड इंसान बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। इन्फॉर्मेशन के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसके लिए वे सिर्फ कुछ आइडिया और कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तुरंत करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। तो अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों डेवलप करें, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसे क्यों डेवलप कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये सीखने की एक दिलचस्प प्रोसेस है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए डेवलप करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े गेम में हिस्सा लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा एडवेंचर है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ मजा है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता हूं और अपने सबसे पावरफुल एसेट को डेवलप करता हूं। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूं। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पैसा बनाने का एक आसान सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराश करने वाली भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक ऑप्शन है, और एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ोतरी के मौकों का बड़ा फायदा नहीं उठा पाता। दुनिया उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे हाल में थी। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आइडियल मार्केट कंडीशन थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास कैश में पैसा नहीं था क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा कैश थे, जो तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में काम कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। इकोनॉमी की हालत डराने वाली थी। मैं बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता, पर कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी 1 करोड़ रुपए होती थी, वो 75 लाख रुपए के हो गए थे। पर लोकल रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर हमें वो डील्स मिल जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल,
अगर किसी ने घर लोन पर लिया था और अब वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक सस्ते दाम पर वो घर बेचता है। और मैं इसी तरीके के घर खरीदना चाहता था। इन जगहों पर 75 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर इंटरेस्ट 2000 रुपए था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस चल रहा था तब मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि 75 लाख रुपए का घर सिर्फ 60 लाख रुपए में सेल पर है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन धड़ाधड़ बजने लगा। पोटेंशियल बायर्स को छांटा गया और एक बार जब मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी पोटेंशियल बायर्स को घर देखने की इजाजत दे दी गई। वो घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने 25,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नाम बदलने का प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्त के 2 लाख के कर्ज में 2000 रुपए इंटरेस्ट मिलाकर उसे दे दिए। वो खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने 20 लाख रुपए में खरीदे गए घर को 60 लाख रुपए में बेच दिया। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट था जिसने मेरे एसेट वाले कॉलम में 40 लाख रुपए जमा कर दिए थे। इस पूरे प्रोसेस में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे को इन्वेंट करके और पैसे बनाते हैं। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 डील निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट वाले कॉलम में 2 करोड़ रुपए बनाने में कामयाब हो गए थे और इस तरह साल की एस्टिमेटेड इनकम 19 लाख हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेशन द्वारा सुरक्षित था। हर साल मिलने वाले इस 19 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार, पेट्रोल, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर वगैरह चीजों पर खर्चा हो सकता था। जब तक गवर्नमेंट को उस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। इसमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? 1, कड़ी मेहनत करो, 50% की रेट से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से सेव करो। आपकी सेविंग पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर ऑप्शन 2, पैसे की समझ डेवलप करने का समय निकालो, अपने दिमाग और एसेट वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो अच्छी हो सकती है पर क्या वो काफी है? मैं जानता हूं कि ऊपर बताई गई इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक छोटी सी टेक्निक है। इसे ये बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सक्सेस ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। मैंने इसे पहले कहा है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार इसे फिर दोहराना चाहता हूं। फाइनेंशियल बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन टेक्निकल स्किल्स से मिलकर बनती है। 1, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी नंबर्स को पढ़ने की एबिलिटी। 2, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी यानी पैसे द्वारा पैसे बनाने का साइंस। 3, मार्केट की डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने मार्केट को वो दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। ये मौका भी मार्केट ने दिया था कि 20 लाख रुपए में कोई मकान खरीदकर उसे 60 लाख रुपए में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत 75 लाख रुपए थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। और चौथी स्किल हमें चाहिए कानून की यानी कि लॉ की। अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस। मैं रूल्स के अंदर रहकर खेलने की सलाह देता हूं। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप में ये बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए या इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे आप छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या फिर इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें भी जा रहा था। लेकिन मैं इससे बाहर निकलने का सोच रहा था क्योंकि मार्केट में अब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे मौके देती रहती है। आपकी जिंदगी के हर दिन पर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे होते हैं। और दुनिया और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए परमानेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार मैं फिर यही कहूंगा कि इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सीखता और डेवलप करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं बदलावों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर बदलाव पर कुछ लोग अपनी जॉब के लिए घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी प्रॉब्लम्स दे देती है और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से करोड़ों में बदल देता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के कई और एग्जाम्पल देने में झिझकता हूं।
मैं इसलिए झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या फिर अपनी शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देता हूं ताकि उसके नंबर और टाइमिंग से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि यह आसान है, ये ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स के बारे में जानते हैं। मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज को अपनी फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करता हूं। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो जनरेट करती हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छोटे कैपिटल के स्टॉक्स को तेज ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा दी गई हर चीज करने की सलाह नहीं देता। एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाता हूं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं। पैसे के बारे में फैसला लेने में हमें सिर्फ सिंपल मैथ्स और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल का इस्तेमाल नीचे बताए 5 कारणों से किया जाता है। 1, लोगों को ज्यादा सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। 2, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है। 3, ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। 4, ये दिखाने के लिए कि आपके गोल्स को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। और 5, ये बताने के लिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 1989 में मैं ओरेगोन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। ये एक टाउन था जहां छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है यानी फॉर सेल के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और इकोनॉमी में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक फॉर सेल का बोर्ड देखा जो वहां काफी लंबे समय से लगा हुआ था। वो पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें, ये 1 साल से ज्यादा समय से फॉर सेल के लिए है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे 20 लाख रुपए में खरीद लिया जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। मैंने इन 20 लाख में से 5 लाख खुद के दिए और 15 लाख रुपए का लोन लिया। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम बना हुआ था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और 2 छोटे छोटे बेडरूम थे। ये रेंट पर देने के लिए एक परफेक्ट घर था। इस घर की कीमत कम से कम 45 लाख होगी जो कि मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैंने मालिक को 45 लाख रुपए के घर के लिए 5 लाख रुपए कैश दिए और 15 लाख बैंक से लोन लेकर के दिया। लेकिन इस घर की नॉर्मल समय में कीमत कम से कम 65 लाख होगी। अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कोई खरीद नहीं रहा था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो कि एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था। लोन की इंस्टॉलमेंट, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में 4000 रुपए आते थे जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा जिसकी वजह से उसके बायर्स बढ़ गए। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को 95 लाख रुपए में बेच दिया यानी कि 95 लाख रुपीस में, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में लगभग मुझे 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 के टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। आई होप आपको 1031 एक्सचेंज याद होगा जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आप एक घर को बेचकर उसके प्रॉफिट से दूसरा घर ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीवेज, रॉबर्ट कहते हैं कि 1 महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगोन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने 4.5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए 3.25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वे 3 करोड़ रुपए पर मान गए और मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस बिल्डिंग को 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और वैसे भी हमें इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगोन के मार्केट का था वही मंदी का माहौल फिनिक्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी जिसमें से 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देना था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो 5 लाख रुपए हर महीने से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का मार्केट भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें इस प्रॉपर्टी के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर सोच रहे थे पर हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन लॉ में बदलाव करेगी। अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने हमें 5 लाख रुपए मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, मार्केट की समझ और लॉ की जानकारी होना जरूरी है।
अगर लोग इन बातों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो साफ है कि वे स्टैंडर्ड सलाह को फॉलो करेंगे जो कि कहती है सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे मौके बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना ज्यादा सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें, और ये पॉलिसी की समझदारी भी है। असली हॉट डील्स नौसिखियों को नहीं दी जाती। अक्सर बेस्ट डील्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो इस गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे डील्स अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकल रूप से गैर कानूनी यानी कि इलीगल माना जाता है, पर ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता जाता हूं उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई डील अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे डील को पहचान सकती है या एक बुरे डील को अच्छे डील में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूं क्योंकि समय के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सेफ गेम खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई है, जिसे डेवलप होने में बहुत समय लगता है। मेरी टोटल फिलॉसफी है कि अपने एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूं और बीज बोता हूं। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको फेट की बात बताना चाहता हूं कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। कैश पैसे से खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते मार्केट में ज्यादा वैल्यू की हो गई थी, और टैक्स से फ्री रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने के इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। हम ज्यादा रिस्क वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है इसका एग्जाम्पल देखें। हमने कंपनी के पब्लिक होने से पहले 25 रुपए पर शेयर के रेट पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई तो उसके शेयर का प्राइस 200 रुपए पर शेयर हो गया। ये ऐसे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई साल रहे हैं जब हमारे 25 लाख रुपए 1 साल से भी कम के समय में 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है। ये जुआ तब होता अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से कामयाब होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने टेक्निकल नॉलेज, इंटेलिजेंस और गेम के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि रिस्क कम से कम रहे। वैसे रिस्क तो होता ही है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे आपकी सक्सेस के मौके बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो बेसिक कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार मोटिवेट करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सक्सेसफुल होने के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। मैं खुद जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं इस गेम को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। पर अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क भरे क्यों हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग अलग तरह से बना सकेंगे, जिससे 2.5 लाख रुपीस से 1 साल में 10 लाख रुपीस बनाना आपके लिए कम रिस्क भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह आसान है और संभव है। मेरा पर्सनल बेस रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट पसंद करता हूं क्योंकि यह परमानेंट और धीमी गति से चलने वाला है। मैं सॉलिड बेस को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्टेबल ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना भी अच्छी होती है। रियल एस्टेट की सॉलिड फाउंडेशन होने के कारण मैं रिस्क भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मैं और एसेट खरीद सकूं। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह इन्वेस्ट करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूं कि आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि शायद आपको यह कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है।
ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती है कि वे अपने सामने पड़े हुए मौकों को देख और पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले चैप्टर में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने वाले 10 स्टेप्स के बारे में बताया है, पर यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये सिर्फ एक गेम है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पर हमेशा एंजॉय करें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम ये सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों को करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। पर अगर हम इंसानों के सीखने के प्रोसेस पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, पर आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूं। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मेन कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, पर हारने वाले डरते हैं। सक्सेस के प्रोसेस का एक हिस्सा फेलियर भी है। जो लोग फेलियर होने से बचते हैं, सक्सेस उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के गेम की तरह मानता हूं। मैं मेहनत से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं और ज्यादा गलतियां करता हूं, सुधारता हूं, और इस तरह से मेरा गेम बेटर होता जाता है। अगर मैं गेम में हार जाता हूं तो मैं नेट के पास जाकर अपने अपोनेंट से हाथ मिलाता हूं, मुस्कुराता हूं और कहता हूं कि अगले शनिवार को मिलेंगे। इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में इन्वेस्ट करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर आमतौर पर डील्स को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस तरह असेंबल किया जाता है, पर मैं ये जानता हूं कि फाइनेंशियल मौकों के पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जा सकता है। क्या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। कई बार तो पार्ट्स को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए मोटिवेट किया। यह सीखना जरूरी है कि पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत का मौका होता है। और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 मेन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन स्किल्स की जरूरत होती है। एक, किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को नहीं दिखाई देते हों। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वो ये था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने एक कंपनी में जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस डील में उसे अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। उसने 2 महीने के काम में 75 लाख रुपए कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, पर ये मिनिमम सैलरी से तो ज्यादा ही है और ये टेक्निकल रूप से मुश्किल भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। एवरेज आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि कैपिटल किस तरह से जुटाया जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने सीखा है कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना जरूरी नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए डील नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन स्किल्स को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरे बैंक में एक पैसा भी नहीं था। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि बायर और सेलर के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने 1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत 20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी भी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे 1 लाख दिए थे, उसने मुझे 50,000 रुपए भी दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गया। इस काम में मेरे कुल 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या खरीदते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं। इन्वेस्ट करना खरीदना नहीं होता है, ये नॉलेज है। 3,
किस तरह स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो यह पक्का कर लें कि आपका एडवाइजर समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसके इनाम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली तरह का इन्वेस्टर बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। और इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 एंड लेसन 6 को सीखने के लिए, जो ये कहता है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया। एक यंग फीमेल रिपोर्टर समय पर पहुंच गई थी और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर ट्रिप के मकसद पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे इंस्पिरेशन पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के सीक्रेट पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूं, उस लेडी ने कहा। मैंने उसके कई आर्टिकल पढ़े थे और मैं उनसे इंप्रेस हुआ था। उसकी राइटिंग स्टाइल दमदार और क्लियर थी। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स में इंटरेस्ट जगाने की काबिलियत थी। आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा किया हुआ काम कभी बिकता नहीं, उसने शांति से कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे नॉवल बढ़िया हैं, पर होता कुछ नहीं। इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है। वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर के कई टॉप कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इतना सुनते ही वो गुस्से में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्स सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मैंने उसे कोई सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करते नजर आ रहा था। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूं? अब वो अपना ब्रीफ केस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। यहां पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। मैं बहुत बुरा ऑथर हूं। आप बहुत बढ़िया ऑथर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं। आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बेस्ट राइटिंग ऑथर बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई। कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज गया और एक यंग मैकेनिक ने उसे मिनटों में ही ठीक कर दिया।
इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ कहां थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि टैलेंट ही काफी नहीं होता। मुझे लगातार ये देख देख कर झटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम इंडियन एक साल में 12 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड लोगों से मिला हूं जो एक साल में 5 लाख रुपए से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस कंसल्टेंट ने मुझे एक बढ़िया बात कही। वो बड़ी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉ का कॉम्बिनेशन है। इन 4 टेक्निकल स्किल्स को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने की एबिलिटी होती है। स्किल्स के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की उस रिपोर्टर का है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में स्किल हासिल कर ले तो उसकी इनकम हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर न्यूज़पेपर में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब खोजी होती। चाहे इस काम में सैलरी कम भी मिलती, पर इससे वो ये सीख जाती कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग में यूज होने वाले शॉर्टकट का इस्तेमाल किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय पब्लिक रिलेशन में भी देना होता है, जो एक इंपॉर्टेंट स्किल है। वो ये भी सीखती कि फ्री पब्लिसिटी में किस तरह लाखों रुपए कमाए जाते हैं। फिर रातों और वीकेंड्स में वो अपना नॉवेल पूरा कर सकती थी। जब वो पूरा हो जाता तो वो अपनी बुक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक पब्लिशर ने मुझे यह सुझाव दिया कि मैं टाइटल को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने पब्लिशर से साफ कह दिया कि इस तरह के टाइटल से बुक की सिर्फ 2 कॉपी ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और वो दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल इस टाइटल को जानबूझकर चोट करने वाला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे बेहद पब्लिसिटी मिलेगी। मैं एजुकेशन को सपोर्ट करता हूं और एजुकेशन के सुधार में विश्वास करता हूं, नहीं तो मैं पुराने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बार बार डिमांड क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रमोट हो सकता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में घिरने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई बेवकूफ था, पर बुक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी में 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मेट था और हालांकि मेरी सैलरी मेरे साथियों की तुलना में कम थी, पर कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती सैलरी हर साल 4.5 लाख रुपए थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे सिर्फ 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक यानी कि सब्सिडियरी शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी सैलरी दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, पर मैंने 6 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और जॉब में स्पेशलाइजेशन का विचार एक पॉपुलर विचार है, यानी कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करने की जरूरत है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक जैसी स्पेशलाइजेशन हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों की भी स्ट्रेटेजी है।
मेरे पढ़े लिखे डैडी इस विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद एक्साइटेड हो गए थे। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे उसका ठीक उल्टा करने के लिए मोटिवेट करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई डिपार्टमेंट्स में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, पर वे चाहते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की वोकैबुलरी को समझ लूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूं, और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर, वकील, अकाउंटेंट और ब्रोकर के साथ मीटिंग में हिस्सा लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके अंपायर के हर पहलू के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे फैसले के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस जॉब को मैंने छोड़ा था उसमें सैलरी अच्छी थी, बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के भी बहुत अच्छे मौके थे। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए जॉब की सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, जबकि मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का मानना था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की एजुकेशन लेने के लिए स्कूल गया था, जबकि अमीर डैडी जानते थे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करने के लिए स्कूल गया था। तो एक स्टूडेंट की तरह मैं सदर ईस्ट और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, ऑयल टैंकरों और पैसेंजर जहाजों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाय पैसिफिक ओशियन पर अपना ध्यान फोकस करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर क्लासमेट्स, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया और फिलीपींस में बिजनेस लोगों और बिजनेस करने के स्टाइल और कल्चर के बारे में जान रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, पर अपने घर पर नहीं। मेरी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, पर असल में मैं ट्रूप का लीडर बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक आर्मी में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने ऐसा कभी नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक सिचुएशन में किस तरह लोगों को लीड किया जाए। जो चीज तुम्हें अगली सीखनी चाहिए वो है लीडरशिप। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करता था, मैं जेरोक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से जॉब की थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और सेल्स का आइडिया मुझे दुनिया का सबसे डरावना टॉपिक लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के लेवल के होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और रिजेक्ट कर दिए जाने के डर से आजादी नहीं मिल गई। एक बार मैं कंपनी के टॉप 5 बेस्ट सेल्समैन में आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर से मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने की ट्रेनिंग दे रखी थी, तो अब मुझे उन्हें एस्टेब्लिश करना ही सीखना था।
मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो चुकी थी और अब मेरे स्किल्स को टेस्ट करने का समय आ गया था। अगर मैं फेल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता हूं और जैसे मेरे अमीर डैडी मुझे एनकरेज किया करते थे, मैं डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करता हूं। आज मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में इन्वेस्ट करती है। एक कहावत है, जॉब एक शॉर्ट फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से एक करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल ये नहीं समझाता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का ही एक रूप है। इसलिए ज्यादातर एम्प्लॉय या मजदूर अपने साधनों के अंदर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसीलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें जॉब से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें सिर्फ इतना देते हैं ताकि काम करने वाले काम छोड़कर न चले जाएं। अगर आप ज्यादातर कंपनियों की सैलरी देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल नतीजा ये होता है कि ज्यादातर एम्प्लॉय आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सिक्योर जॉब खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के इनाम जैसे सैलरी और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये उनके लिए नुकसान का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं यंग लोगों को यही सलाह दूंगा कि जॉब खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर ये तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और रैट रेस में फंसने के पहले वे कितने स्किल्स में माहिर होना चाहते हैं। जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार डायलॉग थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। और एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। ये उस सीन में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे जॉब से निकाल दिया गया है और वो पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग चुपचाप और शॉक्ड खड़े रहते हैं। सिर्फ एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं, पर मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। ये लाइन शायद पूरी फिल्म की सबसे सच्ची बात है। ये उस तरह का स्टेटमेंट है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल सैलरी बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा क्वालिफिकेशन हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और सैलरी इंक्रीमेंट मिल सके। पर एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूं, रोजमर्रा के ये काम आपको कहां ले जा रहे हैं? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के पहले वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए। और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को मामूली पेंशन मिलेगी, जो हर महीने 5500 रुपए या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए होगी। अपनी बुक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कापेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी नेशनल पेंशन एडवाइजरी फर्म के हेड ऑफिस में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी एक्सपर्टीज बढ़िया रिटायरमेंट प्लान्स तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी इनकम की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट? इसका क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को यह लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और
ज्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में फर्क को क्लियर करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए ये कोई सुखद तस्वीर नहीं है। और ये तो ही रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और लॉन्ग टर्म नर्सिंग होम फैसिलिटी को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की बुक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस हर साल 30 लाख से 50 लाख डॉलर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अमेरिका और इंडिया में दोनों जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेंशन बंद है। वहां पर 401 के प्लान है और इंडिया में एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम है, जिसका मतलब है कि हर महीने हम और हमारे एम्प्लॉयर पैसे जोड़ेंगे जो कि किसी म्यूचुअल फंड में रखे जाएंगे ग्रो करने के लिए, और रिटायरमेंट पर हम वो पैसे ले सकते हैं। अगर हम ज्यादा जी लिए और हमारे पैसे खर्च हो गए तो आप ठीक समझे, हम जब बुढ़े होंगे और हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी वक्त हमारे पास पैसे नहीं होंगे। आज भी सोशलिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने बूढ़े हैं। अगर मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर मेडिकल केयर को किसी जवान आदमी को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या एम्प्लॉइज भविष्य में देख पा रहे हैं? क्या उनकी आंखें सिर्फ उनकी अगली सैलरी तक ही जाती हैं और वे अपने आप से कभी आने वाले भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते? जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के सामने बोलता हूं तो हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूं। मैं ये सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा नजरिया रखें। सिर्फ पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय जो फिलहाल जरूरी है, मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और स्किल सिखा दे। अगर वे सेल्स टेक्निक सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और नाकामयाबी का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के फेल होने का मेन कारण होते हैं। लंबे समय में एजुकेशन या नॉलेज पैसे से ज्यादा कीमती होती है। जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों का जवाब होता है, पर इसमें झंझट बहुत है, या मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है। इसके जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी इनकम में से 50% आप गवर्नमेंट को दे दें? दूसरा रिस्पॉन्स, मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसके जवाब में मैं ये कहता हूं कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, पर मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी खुद को बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से मोटिवेट हो सकते हैं और जो राह पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, पर एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इसके बजाय आप अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज हासिल करने पर जोर देते हैं, तो ये पक्का कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन एक्सपर्ट्स की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके द्वारा किया गया सबसे मुश्किल काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर ये कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे इसमें कामयाब हुए। हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, पर अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। पर्सनली मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, हाई एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने एक ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ एक स्किल को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसकी वैल्यू सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही हो सकती थी। अगर मुझे उस इंडस्ट्री से निकाल दिया गया होता तो मेरे स्किल्स किसी दूसरे इंडस्ट्री में उतने काम के नहीं होते। अगर किसी सीनियर पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास 1 लाख घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो
और जो हर साल $15 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाली बराबरी की जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। स्किल्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में जिन स्किल्स की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलट को ज्यादा सैलरी दी जाती है, वे स्कूल सिस्टम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आज डॉक्टरों के लिए भी ये सही है। मेडिकल फील्ड में इतने बदलाव हो रहे हैं, कई मेडिकल एक्सपर्ट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के टीचर्स को यूनियन का मेंबर होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी कि नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। टीचर्स को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन के बाहर उनकी स्किल्स की वैल्यू रिलेटिवली काफी कम होती है। तो रूल ये है, एक्सपर्टीज हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूं कि आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूं, अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक कमाल का आर्टिस्ट है। वो काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी मां के वकील ने उसे बताया कि उसकी मां ने अपने बेटे के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। ये रकम गवर्नमेंट और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तुरंत उसने इस पैसे को ऐड करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरा पेज का एक कलरफुल एड एक जानी मानी मैगजीन में पब्लिश हुआ, जिसके रीडर बहुत अमीर लोग थे। ये एड 3 महीने तक चला। उसे एड के लिए कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस एड में खत्म हो गई और अब वो मैगजीन पर केस ठोकना चाहता है। एक ऐसे आम आदमी का एग्जाम्पल है जो कि एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, पर बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब सिर्फ यही था कि ऐड करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वो सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अपनी स्किल से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार उनकी नॉलेज नहीं है, बल्कि उनकी नॉलेज की कमी है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने के स्किल्स को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की एफिशिएंसी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता है, पर वे एक एवरेज हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में बेस्ट हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं स्पेशलाइजेशन हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए एनकरेज किया करते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए और ज्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए कैंपेन छेड़ रहे थे। हम में इस बात पर काफी बहस हुई, पर मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा स्पेशलाइजेशन के कारण ही यूनियन की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। वे ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं, उतने ही ज्यादा आप चाल में फंस जाते हैं और आप अपनी स्पेशलाइजेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को ग्रो करें। कई कॉर्पोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी यंग टैलेंटेड स्टूडेंट को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि एक दिन वो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये यंग टैलेंटेड एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक का काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह से डेवलप करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आ जाता है और वे ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर फोकस किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो, पर लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सक्सेस के लिए जिन मेन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है वे हैं 1. कैश फ्लो का मैनेजमेंट, 2. सिस्टम्स का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, 3. लोगों का मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग की समझ होती है।
सेल्समैनशिप ही पर्सनल सक्सेस की चाबी है, इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन में माहिर होना चाहिए, चाहे वो कोई कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग करना कामयाब जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोर्सेज में भाग लेता हूँ या एकेडमिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल की वे उतने ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी सैलरी बढ़ी पर उनके ऑप्शंस कम होते चले गए। जब उन्हें गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे बिजनेस के नजरिए से कितने रिस्क में थे। ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वो खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची सैलरी वाली सिचुएशन चली जाती है और वे अपनी लिमिटेड स्किल के सहारे जीवित रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के सपोर्टर बन गए थे। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए मोटिवेट करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए एनकरेज करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे और वे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन कहा जाएगा। आज मैं पुराने स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने फील्ड की एक्सपर्ट स्किल्स के अलावा और भी स्किल्स हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स ज्यादातर लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग और रिजेक्ट किए जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने न्यूज़पेपर की राइटर को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वो सलाह देना चाहूंगा। टेक्निकल रूप से एक्सपर्टीज हासिल करने के कुछ मजबूत और कुछ कमजोर पहलू हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं पर वे दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिव तरीके से बात नहीं कर पाते और नतीजा ये है कि उनकी इनकम बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बेचने की कला यानी आर्ट ऑफ सेलिंग सीख लें। चाहे वे कुछ भी न कमाएं पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी और ये अनमोल चीज है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले इंसान होने के अलावा हमें अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट होने की भी जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के लिए साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्ट्रगल के मामलों में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे स्टूडेंट हैं और न ही अच्छे टीचर हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के प्रिंसिपल को फॉलो किया था। एजुकेशन देना उनके लिए एक तरीका था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में फर्क था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का सीक्रेट है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उनके पैसे को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यकीन करते रहे कि लो और फिर दो। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर दोनों डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर कैपिटलिस्ट का है जो पैसे से पैसा कमाने के गेम को पसंद करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सोशल रूप से जिम्मेदार टीचर का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ते फाइनेंशियल गैप से बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ते हुए गैप के लिए दकियानुसी एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूं। और इसी पॉइंट पर इन्हीं लर्निंग्स के साथ में चैप्टर 7 एंड हमारी सीख नंबर 6 यहीं पर विराम लेती है। चैप्टर 8 बाधाओं को पार करना। एक बार लोग पढ़ लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी फाइनेंशियल आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। एसेट वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। एसेट वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की जिंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से आजादी दे सकता है। ये 5 कारण हैं। 1 डर।
2 सनकीपन, 3 आलस, 4 बुरी आदतें और 5 जिद। कारण नंबर 1, पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। पर मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं खोया है इन्वेस्टमेंट में। पैसा खोने का डर नेचुरल है, ये हर आदमी को होता है, अमीरों को भी। पर यह डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं, पैसा खोने के बाद सिचुएशन से किस तरह से डील करते हैं, आप नाकामयाबी को किस तरह से लेते हैं। और यह आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जिंदगी में सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में बेसिक फर्क यही होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वो खून देखती है तो वो तुरंत काम में जुट जाती है। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट का जिक्र करता हूं वो भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं, मैं बेहोश हो जाता हूं। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं। उनका कहना था, पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी सी लाइन थी, अगर आप रिस्क से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत यानी सेविंग्स की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा, पर 20 साल की उम्र में सेविंग शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में सेविंग शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क। कहा जाता है कि दुनिया के अजूबों में से एक है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की परचेज दुनिया के महान डील्स में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, पर अगर उस $24 को 8% एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वो 25 सालों से वहां पर है। अगले 5 सालों में वो कंपनी छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। ये मेनली फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं, जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल लिए जाएंगे। जॉब छोड़ते वक्त उसकी उम्र सिर्फ 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज्यादा की पैसिव इनकम होगी, जो कि उसकी सैलरी से ज्यादा होगी। अगर आप हारने या रिस्क लेने से डरते हैं तो यह भी किया जा सकता है, पर अगर आपको जल्दी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा, और आपको इन्वेस्ट करने से पहले भी एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सर्विस लेनी होगी। पर अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ इस टॉपिक को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। उनका कहना था, टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो बड़ी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वो हार भी कमाल की होती है। वे हारना पसंद करते हैं? मैंने पूछा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक हारा हुआ खुश आदमी दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा। मैं रिस्क, रिवॉर्ड और फेलियर के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए के बारे में बात कर रहा हूं। वे जिंदगी के बारे में इस तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्केल पर जीते हैं,
वे यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं, जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे, मुझे टेक्सास का नजरिया सबसे ज्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है, और जब वे हारते हैं तो भी वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसके बारे में कोई बड़ी शेखी नहीं बोली जा सकती। यहां पर ज्यादातर लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे लगातार ये बताया करते थे कि फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सेफ और बचकर खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। पेन टार्केंटन, जो कि एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, उसने इस बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने ये पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसने कोई गोल्फ बॉल न गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूं जिनका दिल कभी न टूटा हो, और आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूं जिसने कभी पैसा न गवाया हो। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल तौर पर इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं पर पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसीलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी ट्रिप्स के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप सचमुच ये सीखना चाहते हैं कि रिस्क को, हार और फेलियर को किस तरह से संभाला जाए, तो सैन एंटोनियो जाकर अलेमो को देखो। अलेमो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सक्सेस की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये जानते हुए उन्होंने लड़ने का ऑप्शन चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का ऑप्शन चुना। ये पढ़ने लायक मोटिवेशनल स्टोरी है। वैसे ये एक दुखद मिलिट्री की हार है। वे आखिरकार फेल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह फेलियर का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, अलेमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े डील को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे काफी मेहनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यही कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को फाइनेंशियल जीत में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि फेलियर उन्हें ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल देंगे। यही उन्हें एक विनर बनाता था और दूसरों को लूजर। इससे उन्हें रिस्क उठाने के लिए अपनी लिमिट से आगे जाने की हिम्मत मिलती थी, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूं। उन्होंने एक बड़े फेलियर को लिया और उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बदल लिया, जिससे करोड़ों की इनकम हो रही है। पर उनके सबसे गहरे शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी हार को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। वे अपने हार को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। हार टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए मोटिवेट करती है। पर यह फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। जैसा मैंने कहा कि मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने के प्रोसेस का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्यादा पक्का इरादा आ गया था। मेरा इरादा गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल
कभी गलत नहीं गई हो। किसी टॉप के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे वे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार एक इंस्पिरेशन बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर मुश्किल को मौके में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूं। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि यह जापानी गलती थी। टोरा टोरा फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपने नीचे काम करने वालों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो। एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक था। फिर भी इसके कारण उसे जीतने की इंस्पिरेशन मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। हार जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट और फार्मूला है। ये वो राज है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महान राज ये है कि हार जीतने की इंस्पिरेशन देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टार्केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार उन्हें सिर्फ ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। फाइनेंशियल रूप से वे जीवन में बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलते हैं और बहुत छोटे स्केल पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, पर वे बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो मेन कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, वो ये है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम इनकम वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड्स और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा कैश जमा होता है। ये एक सिक्योर और समझदारी से बनाया गया पोर्टफोलियो होता है, पर ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% पॉपुलेशन से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और ये डरावना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है सेफ पोर्टफोलियो होना। ये किसी ऐसे आदमी के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सेफ्टी को पसंद करता है, पर सेफ गेम खेलने और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो तरीका नहीं है जिससे सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना गेम खेलते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो फोकस्ड हो जाएं, बैलेंस नहीं। अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो शुरुआत में वे बैलेंस नहीं होते। बैलेंस लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए आपको पहले अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रोग्रेस को देखें। थॉमस एडिसन बैलेंस्ड आदमी नहीं थे, वे फोकस्ड थे। बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, वे फोकस्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप फोकस्ड थे। जॉर्ज सोरोस फोकस्ड थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें फोकस्ड किया और जर्मन लाइन के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजेनॉट लाइन में अपने आर्मी को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर बनने की इच्छा है तो खुद को फोकस्ड कर लें। अपने बहुत से अंडों को सिर्फ कुछ बास्केट में रख लें, वो न करें जो गरीब और मिडिल क्लास लोग करते हैं। वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं बल्कि सेफ खेलें, पर इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि
इसमें समय लगेगा। पर अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, रैट रेस से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर नाकामयाबी से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, पर सिर्फ शायद। अगर हार आपको कमजोर बना देती है या आप पर मेंटल प्रेशर डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सेफ गेम ही खेलें, अपना जॉब करते रहें। बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, पर याद रखें कि इनमें भी रिस्क होता है, हालांकि ये ज्यादा सेफ होते हैं। मैं सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास और फ्रांट टार्केंटन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असेट वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। ये कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 5th क्लास का मैथ्स स्टूडेंट भी ये कर सकता है, पर असेट वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और हार झेलने की ताकत की जरूरत है। हारने वाले हार से बचते हैं, जबकि फेलियर हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखिए। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने अड्डे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर हम सबके अंदर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सन के आदमी दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और डाउट हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में डाउट होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, फलाना आदमी मुझसे बेहतर है। हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा समय खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरे प्लान के हिसाब से न हो। या हमारे कई ऐसे दोस्त या पहचान वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनसे सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो, या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डाउट के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ने में नाकाम होते हैं, तो हम सेफ चीजों के साथ ही बने रहते हैं और मौके हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की वार्निंग को शोर कहते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर ये बाहर से आता है, अक्सर दोस्तों से, परिवार से, कलीग से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का एक्सपीरियंस बताते हैं, जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा पब्लिश किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद आज वे फाइनेंशियल रूप से आजाद होती। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की सेल बढ़ गई। वॉशिंगटन स्टेट में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टोरेंट को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी नेशनल टीवी एड में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। एड फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की सेल भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दुनिया में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है।
और छोटे मुर्गे इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में डाउट और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। So please subscribe,